प्रदेश प्रशासनिक सेवा राज्य के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित सेवा है। आम बोलचाल की भाषा में इसे पीसीएस की परीक्षा कहा जाता है। प्रतिवर्ष लाखों छात्र इस परीक्षा में भाग लेते हैं, जिसके लिए उचित रणनीति हेतु वे विभिन्न कोचिंग संस्थानों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर भी सफलता की राह आसान नहीं हो पाती, इसलिए अभ्यर्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया। प्रदेश सरकार ने इस योजना के प्रबंधन व निर्देशन का दायित्व प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी को दिया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी इसी क्रम में पीसीएस की परीक्षा के लिए उचित मार्गदर्शन के लिए गाइडेंस प्रोग्राम की व्यवस्था कर रही है, जिसके तहत अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वर्ष 2018 बैच के पीसीएस ऑफिसर से चर्चा कर हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस तैयारी को लेकर उनका क्या अनुभव रहा व किस रणनीति पर चलकर उन्होंने सफलता प्राप्त की। आइए इस दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करते हैं वर्ष 2018 बैच की टॉपर मिस अनुज नेहरा जी का। अनुज, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस मुकाम तक पहुंची। थैंक यू सो मच। अनुज, आप हमें अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम अनुज नेहरा है। यूपी पीसीएस 2018 में मेरी रैंक 1 आई है। मैं पानीपत हरियाणा की रहने वाली हूँ। हमारे घर में 4 लोग हैं, मम्मी, पापा, भैया और मैं। मेरी मम्मा एक गृहिणी है, पापा मेरे एक्स सर्विसमैन हैं, भाई मेरे डॉक्टर हैं और मैं ग्रेजुएशन के बाद ही यूपीएससी की तैयारी में लग गई थी और यूपी पीसीएस में ये मेरा पहला प्रयास था। अनुज, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरी प्राइमरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय एनएफएल पानीपत से ही हुई है, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। उसके बाद बीएससी के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। जी, आपने कब डिसाइड किया कि मुझे ऑफिसर बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है? आपने बीएससी किया है, उसके बाद अचानक कैसे प्रशासनिक अधिकारी बनने का? जी, मेरी ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से ही हुई थी, केमिस्ट्री से ही। तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मुझे इस दिशा में जाना है। लेकिन जहां मैं रहती थी वहां हॉस्टल में बहुत बच्चे पीसीएस आईएएस की तैयारी करते थे। जिस प्रकार की नॉलेज उनके पास थी, जितना अच्छे से वो करते थे, उनकी नॉलेज को देखकर जो बहुत इम्प्रेसिव थी, मैंने डिसाइड किया कि इस तैयारी के लिए भी मुझे, इस एग्जाम के लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए। तब से मैंने फिर सोचा कि थोड़ा और अच्छे से मेहनत की जाएगी तो शायद निकल भी जाएगा। एकेडमिक मेरी परफॉर्मेंस मेरी स्कूल कॉलेज से ही थोड़ी अच्छी थी, इसलिए फिर मैंने इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय किया। अनुज, आपने एग्जैक्टली किस वर्ष में तैयारी शुरू की? मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने पहले दूसरे एग्जाम्स के लिए तैयारी की। उसके बाद 2015 में मैंने इसके लिए अच्छे से पढ़ना शुरू किया। फिर ऑप्शनल की कोचिंग ली और जीएस मैंने खुद से किया। जी अनुज, तैयारी शुरू करने से लेके अब तक क्या अनुभव रहा है सिविल सर्विसेज की तैयारी में? जैसा आपको पता लग गया है, 2015 से अभी तक का बहुत लंबा समय है, तो प्रिपरेशन में बहुत चीजें आई, बहुत सारी डीमोटिवेशंस थी। मैं पहले स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर नहीं करती थी, सिर्फ यूपीएससी पे ही मेरा फोकस रहता था। लेकिन वहां मैं कभी इंटरव्यू तक नहीं पहुंची। मेंस लिखने का मुझे मौका मिला, लेकिन इंटरव्यू मैं नहीं पहुंच पाई थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी शुरू करते हैं। तो इस पूरी जर्नी में बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं। उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने सीखा है वो पेशेंस है, कि आप डीमोटिवेटेड होके, अगर आपका एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, अगर आप हार जाते हैं तो शायद आप वहीं रुक जाते हैं, लेकिन आप फिर से प्रिपेयर करते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा कर जाते हैं। अनुज, आप एक महिला हैं, बीइंग अ वुमेन, आपने क्या डिफरेंट चैलेंजेस फेस किए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में? कि आपको ऐसा, क्योंकि हमारी सोसाइटी पितृसत्तात्मक समाज है आज भी, तो ऐसा नहीं लगा आपको कहीं कई बैरियर्स आए होंगे? तो आपका इस संबंध में क्या अनुभव रहा? जी, इंडिविजुअली मेरे घर में मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे घर में कभी भी मुझे ये चीज नहीं दिखाई गई कि मैं लड़की हूँ। जितनी अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे भाई को मिली उससे ज्यादा शायद मुझे मिली। किसी भी टाइम मुझे ये नहीं बोला गया कि अब बहुत साल हो गए हैं, अब तुम शादी कर लो, जो सबसे ज्यादा शायद महिलाओं के लिए प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो सपोर्ट मुझे बहुत मिला, फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव थी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के लिए और वुमेन के लिए प्रॉब्लम्स ही एग्जिस्ट नहीं करती। सर्टेनली प्रॉब्लम्स बहुत एग्जिस्ट करती हैं। तो उसका बस मैं जो अपने पर्सनल लेवल से मैं पोर्ट्रे करना चाहती हूँ वो यही है कि आप जितना आप मौका एक लड़के को दे सकते हैं, अगर आप उतना ही एक लड़की को भी देके देखें तो शायद वो उससे भी अच्छा कर जाएगी।
उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर सकती है, आप बस उसे अवसर दीजिए और महिलाओं को खुद पे विश्वास करना चाहिए कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अनुज, आप हमें ये बताइए कि आपके लिए प्रेरणा स्रोत क्या रहा? हाँ जी, प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरे लिए कुछ एज सच कुछ इंस्पिरेशन नहीं थी, लेकिन जब मैंने बुक्स को पढ़ा, जब एक्चुअल इन डेप्थ जब हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, तो वो अपने आप ही इंटरेस्ट जनरेट होता जाता है। और मैंने बहुत फेल्योर्स भी देखे हैं, तो वो पर्सनालिटी अपने आप ही, एक फेल्योर के बाद हमें कभी ये नहीं लगता था कि अब बस हो गया है, हमेशा ये लगता था कि शायद अगर एक बार मौका मिला फील्ड में जाने का तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुक्स में पढ़ते हैं, शायद हम उसमें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। तो मुझे इंस्पिरेशन अपने आसपास से और सबसे ज्यादा मुझे खुद से ही मिलती थी। जैसे कि इस एग्जाम में 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आप थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बताने की कोशिश करिए कि इसके बारे में आपकी क्या रणनीति रही? हाँ जी, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। तीनों की मैंने अलग से फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं लगाई, मेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच थी कि पूरा सिलेबस देखना थॉरोली। मेंस का सिलेबस मैंने देखा क्योंकि प्री सबसेट होता है मेंस का, तो प्री में मेंस से थोड़ा कम ही आएगा। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जब हम नए इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं और हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है पुराना, कि हमारे पास ग्रेजुएशन के कुछ सब्जेक्ट हैं जो इसमें काम आ जाएंगे, तो उसमें हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनानी चाहिए, जो शायद मैंने 2 साल बाद सीखी। तो उसमें इनिशियली जब पेपर को, प्रीलिम्स को भी 5-6 महीने रहते हैं, तो वो पूरा सिलेबस ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, हर टॉपिक के आप नोट्स बनाते हो। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है, जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है तो आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगी, जो कि फैक्चुअल बेस्ड पे, फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड होता है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओगे कि आप उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट लगाना, तो मैंने एमसीक्यूज बहुत ज्यादा सॉल्व किए थे। ऐसे ही मेंस के लिए थोड़ा आंसर राइटिंग और इंटरव्यू के लिए फिर करंट अफेयर्स पे। तो मेरी फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं थी, मेरी बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच थी। ये अनुज, जैसे आपने एक होलिस्टिक अप्रोच में तैयारी की, ठीक है, आजकल जब नया पैटर्न आ गया है एग्जाम का, इसमें यूजुअली बच्चों को समस्याएं रहती हैं कि नेगेटिव मार्किंग को टैकल कैसे करें प्रीलिम्स में, उसके लिए आपकी क्या रणनीति रही आपको? प्रीलिम्स के लिए नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम किया जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना। आप जितना प्रैक्टिस, जितने एमसीक्यूज सॉल्व करके जाएंगे, आपको अपने आप ही स्ट्रैटेजी आप उस चीज की लर्न करते जाओगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है एलिमिनेशन टेक्निक। जिस तरीके से मैंने पेपर को हैंडल किया था कि जब फर्स्ट रीडिंग पेपर की हम लेते हैं तो ऑन एन एवरेज सब 50 से 60 क्वेश्चन 100 में से कर लेते हैं, हर कोई कर लेता है, जो हमारे बिल्कुल करेक्ट होते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस करना जो आपके फॉर श्योर क्लियर होने हैं, मतलब आपके करेक्ट होंगे, उनको अटेम्प्ट करना। उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप करते हैं तो उनमें जिसमें आपको हल्का सा थोड़ा सा डाउट है, उसमें आप 2-2 का बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन को बार बार पढ़ना कि किसमें नॉट लिखा है कि नॉट करेक्ट। कई बार क्वेश्चन को रीडिंग करने से ही जो क्वेश्चन हमें लगता है नहीं हो सकता, वो हमारा करेक्ट होता है। फिर जब आपको लगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बहुत ही कम है, तो आप 80+ जाइए 100 में से, अदरवाइज 82-85 तक बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहता है और उसमें नेगेटिव के चांसेस कम रहते हैं। फिर आप रिस्क थोड़ा ले सकते हैं, बट वो भी थोड़ा एलिमिनेशन पे। तो अनुज, जैसे कि इस एग्जाम का सेकंड फेज है मेंस एग्जाम, और जो कि एक निर्णायक रोल अदा करता है आपकी सफलता ही नहीं, आपकी रैंक में भी। आपने फर्स्ट रैंक पाई है, तो आप हमें ये बताइए कि मेंस को लेके आपकी क्या रणनीति रही, क्या विशेष किया आपने उत्तर लेखन के लिए? हाँ जी, जैसा मैंने बताया कि मेरी शुरू से इंटीग्रेटेड अप्रोच रही है, तो मेंस में जो भी सिलेबस था, सिलेबस में जो भी टॉपिक्स लिखे हुए थे, प्रीलिम से पहले ही उसके सारे नोट्स मैं बना चुकी थी। अगर नहीं भी बनाए तो 3 महीने हमें ऑन एन एवरेज मिलते हैं प्री और मेंस के बीच, तो उसमें हम जो भी सिलेबस में एक टॉपिक लिखा है उसका एक ग्रेडेड पेज के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि पेपर में हमें उससे ज्यादा लिखने का मौका भी नहीं मिलता। हार्डली 6 से 7 मिनट होते हैं एक आंसर को अटेम्प्ट करने के, तो 1.5 पेज के नोट्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो जो भी टॉपिक सिलेबस में लिखा है उन सबके नोट्स बनाए। ये सारा काम महीने 1.5 महीने में कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, जिस भी टेस्ट सीरीज को उसको मैंने ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो किया था, मैंने मार्केट से 2 टेस्ट सीरीज उठाई थी जिनके मॉडल आंसर्स अवेलेबल थे, क्योंकि अगर आप इवैल्यूएट नहीं भी करा पाते हो, और उस टाइम तक मैं अपने घर शिफ्ट हो गई थी, तो दिल्ली में कोचिंग थी, तो अप डाउन करना पॉसिबल नहीं था। तो मैं एक बार ही आके मार्केट से सारे मॉक टेस्ट ले गई थी विद मॉडल आंसर्स। मैं खुद से आंसर अटेम्प्ट करती थी, फिर चेक करती थी कि मॉडल आंसर और मेरे आंसर में कितना वेरिएशन है।
तो उससे मेरी आंसर राइटिंग भी हो जाती थी और स्ट्रेटेजिकली मेंस के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे जो मैंने लिखा होता था। और फिर उसमें जो पेपर में एक्स्ट्रा चीजें निकल के आती थी, कोई डेटा है या किसी की रिपोर्ट है, वो फिर मैं जो मेरे नोट्स होते थे उसमें अपडेट कर देती थी। अनुज, आपका ऑप्शनल क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल मैम ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी था आपका ऑप्शनल? हाँ जी। ऐसा आप बीएससी किए हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज करने के पीछे कोई विशेष वजह? हाँ जी, जब मैंने स्कूल पास किया तो मेरा केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया। लेकिन 3 साल तक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रही हूँ, और जो कि मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर शुरू किया था करना, तो मैंने उसका सिलेबस देखा तो उसमें थोड़ी वेरिएशंस थी और मुझे लगा शायद मैं उतना अच्छा उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगी। फिर मैंने जितने यूपीएससी में सिलेबस होते हैं या पीसीएस में जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, सबका सिलेबस एनालाइज किया। तो ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट था जिसकी थोड़ी कवरेज जीएस के पेपर्स में भी थी, प्लस मुझे मैप में बहुत इंटरेस्ट था, नई नई चीज़ों को जानने का मुझे बहुत शौक था। तो मैप रीडिंग में इंटरेस्ट प्लस इसका सिलेबस, और आपके पास एनसीईआरटीज़ थी, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे चीज़ें समझ आती थी। इसलिए जब आप कोई ऑप्शनल पेपर डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में भी और रैंक में भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये देखना कि उसकी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, प्लस आपका कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप उसको इंटरेस्ट से ही नहीं पढ़ोगे तो आप उसको कवर ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरे को ज्योग्राफी में पर्सनली केमिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी पे किया। मेंस में आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ऐसे एथिक्स और हिंदी, जो कि स्टैटिक नेचर के होते हैं और इनसे कोई भी आप अपने रैंक के लिए इजीली मार्क्स अपने ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन पेपर्स के लिए आपने क्या किया, कैसे रणनीति बनाई, क्या कोई विशेष इसके लिए फोकस किया? मैम, मेरा एसए पार्ट थोड़ा शुरू से ही स्ट्रांग था। मैंने यूपीएससी के मेंस लिखे तो उसमें भी मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा आता था एसए में। तो एसए के लिए जो मैं स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती थी वो ये रहता था कि जीएस के जो भी मैंने पेपर किए मैं उसके इन डेप्थ एनालिसिस करके और वो उसको थोड़ा मल्टी सेक्टोरल बनाती थी। कोई भी एसए का टॉपिक है उसको सारे टॉपिक से रिलेट करती थी। जो भी हमारे मेंस के सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं, जैसे पेपर 1 में जीएस है, सोसाइटी है, पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, पेपर 3 में इकोनॉमी एनवायरनमेंट है और पेपर 4 में एथिक्स। तो एसए में मैं ये सारी की सारी चीज़ों को इनकलकेट करने की कोशिश करती थी कि हिस्ट्री से शुरू हो, फिर ज्योग्राफिकल एंगल डालना है, फिर पॉलिटिकल, फिर थोड़ा इंटरनेशनल सिनेरियो डिस्कस करना है। हाँ जी, और फिर उसको कंक्लूड करते हुए मैं थोड़ा एथिकल पार्ट डालती थी गांधी जी की कोट से, या जैसे यूपी में हमें 3 एस्से लिखने होते हैं 3 घंटे में और यूपीएससी में हमें 2 एस्से लिखने होते थे। तो यूपी पीसीएस के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी कि मैं एक एस्से को किसी डेटा से शुरू करूंगी, किसी रिपोर्ट से, दूसरे एस्से को मैं किसी कोट से शुरू करूंगी, गांधी जी या किन्हीं की भी, और थर्ड एस्से को मैंने सोचा था कि मैं किसी स्टोरी से शुरू करूंगी। तो मैंने सोचा था कि तीनों एस्से को थोड़ा अलग बनाना है जिससे एग्जामिनर या जो आपका पेपर पढ़े उनको इंटरेस्ट जनरेट हो। तो मैं तीनों को अलग अलग थीम्स पे लेके गई और मेरे मार्क्स भी एस्से में यहाँ पे अच्छे आए हैं। और हिंदी मेरा शुरू से ही थोड़ा वीक था क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुई थी। आपका माध्यम? हाँ जी, मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो हिंदी के लिए मुझे थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़े थे। मुझे अभी भी याद है कि मैंने कम से कम 4 से 5 हज़ार मुहावरे सिर्फ मैं पढ़ के आई थी, क्योंकि मेरे को हिंदी में बहुत डर लगता था और हर चीज़ को लिख लिख कर देखना, क्योंकि मात्राओं की बहुत गलती होती है और यहाँ पे यूपीएससी में सिर्फ क्वालिफाइंग है बट यहाँ पे आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, इसलिए हमने पूछा कि आपने। हाँ जी, तो मैंने हिंदी को बहुत लिख के प्रैक्टिस की थी, मात्राओं का ध्यान रखे, डेली एक एक पेज में लिखती थी न्यूज़पेपर से या कहीं से भी। और उसके बाद तीसरा एथिक्स का पेपर था। तो एथिक्स में मेरा मेन रहता था कि सारी पर्सनालिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना, कि जो भी एथिक्स के टॉपिक्स थे जैसे प्रॉबिटी है, एटीट्यूड है, तो उनसे रिलेटेड 4-4, 5-5 पर्सनालिटीज के बारे में तैयार करना, उनकी क्या चीज़ बहुत अच्छी थी, वो क्वालिटीज़ को अच्छे से इंक्लूड करना। तो मेरे हर एथिक्स के हर आंसर में किसी ना किसी पर्सनालिटी के बारे में मैं लिखती थी, गांधी जी हो चाहे नेल्सन मंडेला हो, तो सब मैंने इसमें पर्सनालिटीज पे बहुत फोकस किया था। आपने उनका रेफरेंस लिया अपने आंसर में? हाँ जी। अनुज, आप हमें बताइए आपकी हॉबी क्या है? मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक ऐसे, आप जब इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं उसके लिए भी। तो मेरी हॉबी पोइट्री राइटिंग है। मुझे हिंदी कविताएं लिखने का बहुत शौक है और साथ में कुकिंग भी मेरी एक हॉबी थी। जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है उसके बीच में और मेंस के बीच में 2 से 3 महीने का गैप होता है। अब तो रिजल्ट जल्दी आने लगे हैं तो गैप ये कम भी हो सकता है। उस बीच में आपकी क्या रणनीति रही?
आपने ज्यादा आंसर राइटिंग की या आपने ज्यादा रिवीजन किया? हाँ जी, मैंने जैसे अभी बताया कि मेरा सारे नोट्स मेरे ऑलरेडी प्री से पहले ही मैंने फैक्चुअल और टॉपिक के सारे टॉपिक के मेरे पास नोट्स थे, तो मैंने उनको मल्टी टाइम्स रिवाइज किया और एक टेस्ट सीरीज को उठा के सिर्फ उनको अपडेट करती थी, नए नोट्स मैं नहीं बनाए उस टाइम पे। तो मल्टीपल रिविजन्स प्लस आंसर राइटिंग जो टेस्ट सीरीज से होती थी, तो मेरा यही रहता था, जिससे टाइम बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। और आप पेपर से पहले कम से कम उसी 3 घंटे के टाइम स्लॉट में मैं कम से कम 20-25 पेपर मैं करके गई थी, तो उससे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी आ गया था और आंसर राइटिंग इतनी हो गई थी कि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप कुछ तो लिख सकते हैं। जो फाइनल स्टेज होता है इंटरव्यू, हाँ जी, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? हाँ जी, हाँ, यूपीएससी में मेरे को मेंस लिखने का तो मौका मिला, लेकिन मैंने वहाँ इंटरव्यू कभी फेस नहीं किया, तो ये मेरी लाइफ का ही पहला इंटरव्यू था। तो डरी तो मैं बहुत ज्यादा हुई थी, वैसे कॉन्फिडेंस था बट उतना नहीं था कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैसे अपीयर होना है। तो कोरोना की वजह से टेस्ट सीरीज सारी दिल्ली में तो कोई टेस्ट सीरीज थी ही नहीं, तो उसके लिए मैं हफ्ता 10 दिन पहले ही इलाहाबाद आ गई थी। तो वहां पे एक ग्रुप था हमारा पूरा 6-7 लोगों का, तो हम सब लोग पार्क में बैठ के डिस्कस करते थे और एक इंस्टीट्यूट में मैंने 4-5 मॉक दिए थे। फिर उन मॉक्स को आके मैं डेली देखती थी कि मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, हैंड मूवमेंट कितनी ज्यादा है, आई कांटेक्ट कैसा है, तो उन चीजों को अपने आप इम्प्रूव किया। और साथ में हिंदी के मैंने, अगर स्टेट पीसीएस की है तो इसमें हिंदी न्यूज़पेपर पे बहुत मैंने ध्यान दिया था। जो भी करंट टॉपिक्स थे उनके प्रॉज कॉन्स पूरा उसकी क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग बैठ के ग्रुप में करते थे। तो ग्रुप डिस्कशंस और मॉक की हेल्प से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। जी, एक मेंस से रिलेटेड और क्वेश्चन है कि जैसे आंसर राइटिंग को लेके बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट में आंसर्स लिखें या ग्राफ यूज करें कि फ्लो चार्ट यूज करें कि ना करें, तो उस विषय में आपने कैसे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने क्या यूज किया था? जी, जैसे मैंने पेपर बहुत अटेम्प्ट किया था, तो मुझे आप जब कंपेयर करते हो अपने ही आंसर्स को, आप जब फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और उसके बाद आप पेपर से 5 दिन पहले का पेपर अगर आप देख रहे हो, तो आपको अपने आप ही क्वालिटी डिफरेंस समझ आ जाएगा। क्योंकि हाँ जी, और आप एनालाइज करो कि आपको पढ़ने में कौन सा आंसर अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली आप सिर्फ पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो इतना बोरिंग हो जाता है, और एग्जामिनर तो वैसे ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालेंगे आपकी कॉपी को पढ़ने में, उनके पास इतनी सारी कॉपीज होती हैं। तो आप कितना ब्यूटीफुली उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो मेरा फोकस रहता था कि 3-4 लाइन इंट्रो की होंगी, उसके बाद मेन बॉडी में 2 लाइन लिख के फिर मैं उसको पॉइंट्स में लिखूंगी, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 7-8 पॉइंट्स, 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 से 12 पॉइंट्स। और उसके बाद कंक्लूड करती थी किसी अच्छी कोट से। अगर पेपर 2 है तो उसको फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटी से एंड करना। इंटरनेशनल रिलेशन है तो उसमें कोई भी हमारी गवर्नमेंट का जो विजन है उससे एंड करना। इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान से एंड करना। तो मैं इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा सा प्रिपेयर करके गई थी पहले से। बॉडी पार्ट एट अ टाइम डिसाइड होता है, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन कैसा आएगा। और मैं जो आंसर्स में थोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो जिस क्वेश्चन में आपको हल्का सा कम आइडिया होता है तो उसमें मैं फ्लो चार्ट बनाती थी कि मेरी पेपर की कवरेज बढ़ जाए, कि वो ब्लैंक शीट ना लगे। तो उसमें मैं ट्रायंगल की फॉर्म में डायग्राम बना दिया बीच में। जैसे आरटीआई पे मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो उसमें ट्रायंगल बना के ऊपर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और यहाँ पे प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिख दिया। तो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स, माइंड मैप्स, इनसे आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता आपने कितने घंटे और क्या पढ़ाई की है, बट आप उसको कितना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करते हो वो बहुत मैटर करता है। तो मेरा फोकस ये रहता था कि एग्जामिनर को बोरिंग ना लगे, थोड़ा सा अंडरलाइन करना जिस चीज पे। जैसे अगर मैं पॉलिटी के लिए कोई केसेस याद करके गई हूँ, जैसे राइट टू प्राइवेसी में केएस पुट्टास्वामी वाला केस था उस टाइम पे, तो उसको मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करती थी। जो चीज आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो उसको दिखा के आओ शीट में, तो उसको अंडरलाइन करो, सर्कल बना दो, कि जिससे फोकस जाए और आपकी आंसर शीट पहले वाली आंसर शीट से जो आपसे पहले चेक हुई है उससे थोड़ी अच्छी लगे। तो फोकस एग्जाम में अटेम्प्ट करते हुए सिर्फ ये रहना चाहिए कि मुझे अपने आंसर को एवरेज से अबव एवरेज या अबव एवरेज से एक्सीलेंट कैसे बनाना है। तो वो आप आंसर अटेम्प्ट करते हो तो आपको अपने आप समझ आ जाता है। जी अनुज, आपका मीडियम इंग्लिश रहा है, और तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस परीक्षा में माध्यम का कोई विशेष योगदान है, या फर्क पड़ता है कि आपका हिंदी या इंग्लिश या कोई और अन्य भाषा माध्यम है? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मिथ है कि इंग्लिश या हिंदी मीडियम वाले ही बच्चे कर सकते हैं। हमारे बैच में ही जो रैंक 5 आई है और शायद 7 जो आई है वो हिंदी मीडियम के हैं, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है। मैटर ये करता है कि आप अपने आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करके आ रहे हो। हिंदी में जैसे मैंने बताया थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि मात्राओं की बहुत गड़बड़ होती है और लाइन में जा रहा है नहीं जा रहा, और थोड़ा फ्लो भी कम बनता है।
इंग्लिश मीडियम में थोड़ा फ्लो अच्छा बन जाता है, बस इसी वजह से ये मिथ है। अदरवाइज हिंदी में जैसे आपकी इमोशंस निकल के आते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही हमारे भारत में रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज जो स्पीकिंग लैंग्वेज होती है वो हिंदी ही होती है, तो उसमें इमोशंस ज्यादा अच्छे से आते हैं। लेकिन बस उसमें प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, मात्राएं सही हैं, राइटिंग सुंदर है, तो हिंदी में बहुत अच्छा स्कोप है। बल्कि स्टेट पीसीएस में, यूपी में स्पेसिफिकली, मटेरियल जितना हिंदी में अवेलेबल है उतना इंग्लिश में होता भी नहीं है, तो हमें हिंदी को ही कन्वर्ट करके इंग्लिश में करना पड़ता था। अनुज, आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि मुझे बस इतना ही बोलना है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे यूपी में ये मेरा पहला प्रयास था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन 2015 से शुरू हुई थी और यूपीएससी में मैंने एक साल के बाद सिर्फ फेल्योर्स देखे थे। तो उसमें अगर मैं सोचती कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो शायद मैं यहाँ पे टॉप तो कभी भी ना करती। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपने इतने साल तक जो पर्सनालिटी अपनी बनाई है, क्योंकि हर साल आप फेल्योर से भी बहुत कुछ सीखते हो, अगर आप उसको सीख के सही डायरेक्शन में यूज करो तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो। अगर सिलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट हो तो आपकी मेहनत जरूर काम आती है। उसमें सबसे जरूरी है अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। सोने से पहले बस इतना जरूर देखना चाहिए कि हमने पूरे दिन में ऐसी क्या चीज लर्न की जिसको मैं यूज कर सकती हूँ पेपर में। वरना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ एफर्ट्स और अपनी डिटर्मिनेशन और एक पॉजिटिव अगर हम एटीट्यूड से पढ़ें तो कुछ भी पॉसिबल है। धन्यवाद अनुज। उम्मीद है आज की इस चर्चा से आपको आपके कई प्रश्नों का जवाब मिला होगा और आपकी तैयारी में इससे आप अपनी तैयारी में इससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ इस चर्चा को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।